नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों यूरिया की खाद की कमी के कारण काश्तकारों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांग के अनुरूप खाद नहीं मिलने की वजह से काश्तकार दर दर भटकने को मजबूर है। एक ओर जहाँ खाद की कमी चल रही है, वहीं दूसरी ओर इसकी काला बाजारी भी हो रही है। कृषि विभाग द्वारा हालांकि विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है एवं खाद के खाली कट्टे भी बरामद किए गए, लेकिन इस पूरे मामले में जो कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है। खाद की कमी को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में काश्तकारों एवं कायकों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया एवं इस खाद की कमी को दूर करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों एक और काश्तकार जहां रबी फसल की तैयारियों में जुटे हुए हैं और सिंचाई की दृष्टि से उनके लिए यह समय काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन पूरे जिले में इन दिनों यूरिया खाद संकट के कारण लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसकी काला बाजारी भी जोरों पर है, जिसको लेकर हालांकि कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से काला बाजारी करने वालों के हौसले बुलंद है। एवं इस यूरिया खाद की कमी एवं काला बाजारी को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में निम्बाड़ा ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस के बैनर तले पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम निम्बाड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व यूरिया खाद की कमी एवं काला बाजारी को लेकर कांग्रेस जनों ने जमकर नारेबाजी की एवं खाद उपलब्धता को लेकर बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। इस संबंध में पूर्व मंत्री आंजना ने बताया कि मेरी कमाई ज्यादा क्यों हो, इसलिए इन्होंने आपस में शिकायत की और डिपार्टमेंट ने आके कार्रवाई की। बाकी ये सब मिले हुए, क्या सरकार को मालूम नहीं पड़ रहा है पूरे राजस्थान में यूरिया की किल्लत आई हुई है। एक पत्रकार और एक लेमैन कोई छोटी मोटी पोस्ट डाल दे जो तो पुलिस रात को जाके पकड़ के थाने में लाके बिठा देती है, और किसान मारे फिर रहे हैं और लाइनें लग रही है। हर शहर में लाइनें लग रही है। कोई निम्बाड़ा की बात भी कर रहा हूँ, छोटी की बात भी कर रहा हूँ। पूरे राजस्थान में किसानों की लाइन कर रहे हैं। देखिए, कट्टे के लिए लोग तरस रहे हैं और तस्कर लोग 420 कट्टों के एक ट्रक साथ में खाली करके 2 नंबर में बेच रहे हैं। 1200 रुपये में कट्टा बिकता है, जो 3000 का आता है। इतनी भारी सब्सिडी है इसमें। और जहाँ खाद मिला है वहाँ गेहूं भी उचित मिलता, वो गेहूं भी मिला एक ट्रक, उसकी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सरकार निसंदेह सरकार खुद इन्वॉल्व है भ्रष्टाचार में। इसके अलावा दूसरी और सरकार है या नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता तो उसमें इन्वॉल्व है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस को और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कमाई का ध्यान नहीं रखते हुए कानून व्यवस्था की ध्यान रखनी चाहिए। सर, स्थानीय नेता विधायक सीजनजी कृपलानी ने कहा कि साहब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और खाद की समस्या को करूंगा, तो अभी तक क्या हुआ? उनके मुख्यमंत्री हैं, रोज रात दिन वहीं बैठे रहना, वो हमें क्या मतलब उसे मिलने की कहाँ जरूरत है? मतलब क्या मोबाइल से बात नहीं होती, टेलीफोन से बात नहीं होती है क्या? सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को मालूम नहीं है खाद की कमी चल रही है? मैं भी सरकारी मंत्री रहा हूँ। साल भर सीजन आती है, उससे पहले हम व्यवस्था कर लेते थे खाद की। एक साल को छोड़ दो, पहला साल, उसके बाद कभी 4 साल तक खाद की समस्या आई हो तो बतावे काश्तकार कोई जहाँ भारतीय जनता पार्टी है तो कह देंगे लोग बात कि इनके राज में ऐसे ही था। लेकिन आम किसानों को सोचना चाहिए, क्या कांग्रेस की सरकार के राज में कभी लाइनें लगाने की उनको जरूरत पड़ी थी क्या? इस प्रकार से ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का धरना देना, अधिकारियों से मिलना, किसानों का त्राईमान करना, लंबी लाइनें लगना, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यूरिया की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केटिंग हो। अगर कोई काश्तकार भी ब्लैक मार्केटिंग में भागीदार है तो उसको भी बंद करना चाहिए, और जितना उसके खेत की आवश्यकता है यूरिया की, उतना खाद दो ना उनको। उससे ज्यादा मत दो, कोई ज्यादा ले रहा तो ज्यादा मत दो, लेकिन कम से कम जितना 1 बीघा में लगता है उसका एवरेज निकाल के कृषि विभाग के पास सभी आंकड़े हैं, उसके अनुसार उतना खाद जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना खाद उसको देना चाहिए।
सर विभाग ने कार्रवाई की है कि उनके ऊपर एफआईआर की दो लोगों पे, तो क्या वाकई में ये लोग उनके इस पर अच्छी कार्रवाई कर पाएंगे? लिपापोती लग रही है इनकी, इसके अलावा कोई बात नहीं लग रही है, केवल लिपापोती लग रही है। नहीं तो इतने दिन तक उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उस दिन बंद जाते तो लोगों को मैसेज जाता। आज इतने दिन बाद भी सब आराम से घूम रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, तो कहाँ कार्रवाई हो रही है? ये इस सरकार से कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते। ये तो जनता सड़क पे उतरेगी जब ही सरकार के समझ में आएगा। सर एक बायोडीजल के बारे में भी, बायोडीजल का भी अगर व्यापार चल रहा है, उसके लिए भी बायोडीजल के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के किसी आरोप लगाया कि भाजपा की मिलीभगत से कोई बायोडीजल का भी। जिस रास्ते से अवैध तरीके से पैसे आ सकते हो वो सब रास्ते अपना रखे हैं इन्होंने, चाहे वो बायोडीजल से हो, चाहे यूरिया की काला तस्करी से हो, चाहे उचित मूल्य का गेहूं बेच करके आओ, चाहे पुलिस में भ्रष्टाचार करके आओ, या चाहे और किसी विभाग में, बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर पैसे लो। जिस रास्ते से भी कलेक्शन हो सके पैसा, ये दिन नहीं आने दोबारा। वो फिल्म देखी थी ना आपने? ये दिन फिर नहीं आएंगे, इसलिए लूट में लगे हुए हैं कि ये समय है बहुत बढ़िया, लूट लो। किसानों को अब सत्ता मिली हुई है, आगे जनता समर्थन दे या नहीं दे, इसलिए कमाई में कोई नेता पीछे नहीं रह जाए। हर नेता अपना अपना आंकड़ा बना रहा है कि मेरी कितनी कमाई इस महीने में होगी। लालो में लाल है भैया, उधर लाल है किसानों का लाल है भैया, उधर लाल है। सर भाजपा नेताओं के कुछ छूट भैया नेताओं ने पत्रकारों को दबाने की कोशिश की, किसी पत्रकार ने कोई खबर छापी तो उसके ऊपर एफआईआर की, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी सबसे पहले अपनी बात ही इसी से शुरू की थी कि पत्रकार कोई कमेंट्स डाल देता है, कोई वीडियो लेता है, उसको थाने में बुलाते हैं, बंद करते हैं। तो इस प्रकार से मीडिया को दबाने का प्रयास सर्वत्र किया जा रहा है। आज गोदी मीडिया नाम का इस सरकार के आने के बाद ही तो गोदी मीडिया नाम आया, जो कुछ पत्रकार तो गोद में बैठे हुए सरकार की, और कुछ जाबाज पत्रकार है जो हिम्मत करके, चाहे उनको पीड़ा भी दी जा रही है, उनको जलील भी किया जा रहा है, उनको यातना भी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छाप रहे हैं। और निर्भीकता से पत्रकारिता आपको करनी चाहिए, और लोकतंत्र की आवाज, मुख्य आवाज आप ही है, तो आपको ताकत करना, आप जागेंगे जब जनता जागेगी। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि इस वर्ष रबी सीजन में समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान काफ़ी अधिक परेशान हैं। इतना ही नहीं, खुले बाजार में खाद महंगे दामों पर बेचे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, जिससे ग्रामीण अंचलों में असंतोष व्याप्त है। खाद माफिया किसानों के हिस्से की यूरिया को तकनीकी यूरिया के कट्टों में पैक कर दूसरे राज्यों में भिजवा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित न्यायालय परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा द्वारा किया गया। इस अवसर पर कई न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ के विधायक ने कहा कि अभिभाषक संघ के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए। वर्तमान में 1 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इस 1 वर्ष के कार्यकाल में कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ द्वारा वर्ष 2025 में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यवाहक अटल सिंह चांपावत, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, संस्थान अध्यक्ष SP सिंह राठौड़, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विनोद कुमार बेरवा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष कुमार बेरवा के मुख्य अतिथि में राजस्व न्यायालय एवं नवीन न्यायालय परिसर में किया गया। संस्थान के निर्माण कमेटी संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने वर्ष 2025 की कार्यकारिणी एवं संस्थान के अध्यक्ष की पहल पर अधिवक्ताओं एवं आम जन के पेयजल हेतु 2 ट्यूबवेल मय मोटर टंकी लागत करीब 4 लाख रुपए तथा पार्किंग हेतु टीन शेड व इंटरलॉकिंग टाइल्स जिसकी लागत करीब 20 लाख रुपए अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों आम जन हेतु निःशुल्क बिजली सुविधा के लिए CSR फंड के माध्यम से करीब 20 किलोवाट का सोलर यंत्र जिसकी लागत करीब 15 लाख रुपए आदि है, उनके विकास कार्य की अनुशंसा की और यह कार्य पूर्ण हो जाने पर इसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान कई अधिवक्ताओं को भी सम्मानित किया गया। विधायक आज्ञा से पहले अन्य कई अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। जब मैं 2018 में अध्यक्ष था आप सभी के सहयोग से,
और ये न्यायालय स्थानांतरित करने की जब बात चली तो तत्कालीन डीजे साहब हेमंत जैन साहब ने कहा जब तक पेयजल योजना यहाँ नहीं आएगी तब तक ये कोटे शिफ्ट नहीं हो सकती। मैंने विधायक महोदय को निवेदन किया, साथियों बहुत कम समय बचा था, 80 लाख का बजट हमारा लैप्स होने वाला था। माननीय विधायक महोदय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तत्कालीन, उन तक गए, लड़ाई झगड़ा करके 80 लाख रुपए ला करके पेयजल योजना को चालू करवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय विधायक साहब। तालियां बजाने के लिए और भी बातें हैं मेरे पास, आप पूरी बातें सुनिए पहले। फिर दूसरा विषय आता है, 2 बजट 90 लाख रुपए के, एक तो पारिवारिक न्यायालय और एक एमएससीटी कोर्ट, दोनों कोर्टों के लिए बजट जारी हो चुका था, लेकिन वो प्रोसेस में पड़ा था, सरकार की तरफ से पैसा आना बाकी था। मैंने फिर विधायक महोदय से निवेदन किया, मैंने कहा माननीय विधायक महोदय ये समस्या है, तुरंत उसी समय माननीय फिर वहां पहुंचे और लड़ाई झगड़ा करके फिर अपने अधिकार से अपने हक से वो दोनों कोर्टों का कोर्ट पैसा सैंक्शन करवा, दोनों कोर्ट आज बन गई। फिर कोर्टों में आने की बात चली तो माननीय मेरे तत्कालीन मेरे पूर्व अध्यक्ष पहुंची जो पहले डिमांड कर चुके थे, मैं फिर गया विधायक महोदय के पास, मैंने कहा साहब हमारे पार्किंग शेड नहीं है, हमारे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो तुरंत यूआईटी में सूरज जी झमर थे, उनसे कहा पार्किंग शेड बन गया 40 लाख रुपए का, और 35 लाख का सुची जी शर्मा जो सभापति थे उन्होंने सुलभ कॉम्प्लेक्स दिया। तो माननीय विधायक महोदय को सिर्फ कहने की देर, संस्थान की ओर से आदरणीय विधायक साहब के साथ कोई भी हमने मांग रखी है तो निश्चित ही पुरजोर तरीके से आपने उसको पूरा करने की कोशिश करी है और पूरा भी किया है, और आने वाले समय में भी निश्चित ही अधिवक्ताओं के हितों के लिए आप सभी तैयार और तत्पर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में कोई भी अधिवक्ता साथी या बार का रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे यहाँ के स्थानीय और युवा ऊर्जावान विधायक चंद्रभान सिंह जी आख्या के पास जाएंगे तो निश्चित ही वकीलों के हितों का आप पूरा ध्यान रखते हुए पूरा काम करेंगे। और मुझे पूरा ही विश्वास है आपके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला, और उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने और काफी समय बाद मैं इस मंच पे आपके सामने बोल रहा हूँ, थोड़ी सी वो हो रही है, लेकिन निश्चित ही आने वाले समय में हम सब लोग मिलके और जो अभिभाषक संघ चित्तौड़गढ़ के और भी कोई अधूरे काम अगर रह गए हैं तो उनको पूरा करने के लिए जब भी अधिवक्ता साथी आपके साथ हैं, वैसे तो आप आम आदमी कभी कभी आपको फोन करते तो आप उठा के और उनको जवाब देते हो, उनका काम करते हो, हम तो अधिवक्ता साथी और आप निश्चित ही हमारे काफी करीब हैं और आने वाले समय में हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। संस्थान अध्यक्ष एसपीसी राठौड़ ने प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन देते हुए इन विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। और साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी आपके पास बाहर कोई भी सदस्य आए, कभी भी आप मना वैसे करते नहीं, फिर भी मना मत करना। आपने जो ये सारा काम करवा के हमारा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भविष्य में आशा करते रहेंगे आपके साथ करवाते रहेंगे हमारी बात के लिए। कार्यकाल होता है वो कार्यकाल बहुत कम होता है। ये कार्यकाल जो 10 साल से प्रयास है, ये कार्यकाल 2 साल का पूरे राजस्थान में या पूरे सब जगह होना चाहिए। कहीं जहाँ भी आप प्रॉपर में बात वो रखनी चाहिए। मैंने लंबे टाइम से बात करी है, कोई भी बात काम बने या कोई अध्यक्ष बने उनको काम करने का मौका 1 साल का समय बहुत कम है। जो ज़्यादा समय 2 साल का समय है तो छोटी मोटी जो भी समस्या है वो समस्या प्रॉपर वे में कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, उसका समय भी बढ़े। और वास्तव में आज मैं सभी आप अधिवक्ता परिषद के सभी सदस्य हैं, सभी वकील साहिबान हैं, मैं उनके सामने आप सब लोगों के सामने, चुनाव हुए तो मेरे 2 साल हो गए, पर आप लोगों ने खूब आशीर्वाद मेरे पर रखा है और सब लोगों ने मेरे पर ध्यान रखा है। इसलिए मंच के माध्यम से आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दूं, क्योंकि 2 बार चुनाव लड़ा तो पार्टी के सिंबल पे लड़ा, और अब की बार जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आप सब लोगों का काफी सहयोग मेरे पर रहा है। इसलिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का इस मंच के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद दूं। और वास्तव में विकास और डेवलपमेंट की बात आती है, जब भी आप लोग मेरे से मिले हैं मैंने उस काम को 100% करने की कोशिश करी है। और भी ऐसे जो काम बचे हैं आप मेरे को काम बताएंगे तो उसमें भी हम पूरा काम करेंगे, क्योंकि
मैंने कभी या मेरी पूरी टीम ने कभी इस प्रकार की बात नहीं करी। वो आया, उसने करी, उसकी सिफारिश करी, उसने बात करी, कभी इस प्रकार की बात करने की कोशिश नहीं करी। आप जब भी मेरे को कोई निजी काम भी मेरे को लिए कहा है या प्रशासनिक काम भी कहा है या दूसरे किसी भी काम को आप लोगों ने कहा है, उन सब कामों को मैंने करने की कोशिश करी। और अब भी आप लोगों को कोई संकोच, मन में संकोच नहीं लाए कि यार मैं उसका काम किया, इसका काम किया, उसके साथ था, इसके साथ था, इस प्रकार की सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्रिकेट सट्टे की यदि बात की जाए तो बाल मुकुंद ईनानी एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि राजस्थान के अलावा देश के अन्य कई राज्यों में भी इसकी पहचान है, जिसने ऑनलाइन गेमिंग एवं अलग अलग ऐप के माध्यम से इस क्रिकेट के सट्टे के आधार पर करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए, जिसके खिलाफ एक के बाद एक कई मामले दर्ज हुए एवं गत दिनों वह दुबई फरार हो गया एवं जहां उसने अपना साम्राज्य बिछा दिया। और बताया जाता है कि दुबई से भी वह ऑनलाइन गेमिंग का काम कर रहा है एवं उसके द्वारा करोड़ों रुपए की जो संपत्ति अर्जित की गई उसे दुबई में भी उसने कई संपत्ति खरीद ली है, जिसको लेकर ईडी द्वारा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे समेत कई स्थानों पर छापामारी की गई एवं बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए गए। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में ऑनलाइन गेमिंग एवं ऐप के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले जो कुख्यात हैं उनसे बाल मुकुंद ईनानी के ताल्लुकात रहे हैं और अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सटोरिया बन चुका है एवं यहाँ से फरार होने के बावजूद दुबई में वह बैठे बैठे ऑनलाइन गेमिंग एवं विभिन्न ऐप के माध्यम से करोड़ों के न केवल वारे न्यारे कर रहा है बल्कि दुबई में भी उसने अपनी कई संपत्ति अर्जित कर ली है। सूत्र यह बताते हैं कि उसके पास वहाँ पर आधा दर्जन से अधिक विला है जिसकी लाखों रुपए की लागत बताई जाती है। गत दिनों ईडी ने इन सभी संपत्ति को अटैच करने के लिए कदम उठाया था एवं मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में बाल मुकुंद ईनानी के विभिन्न ठिकानों के साथ ही लगभग 10 स्थानों पर ईडी द्वारा कार्रवाई की गई एवं इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और अब कभी भी ईडी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन इससे पूर्व वह कई तरह के दस्तावेज जुटा लेना चाहती है। ऑनलाइन गेमिंग जोगनिया ऐप फर्जी खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की एंट्री उस समय हो गई थी जबकि उसे इस बात की जानकारी मिली कि बाल मुकुंद ईनानी द्वारा इसके माध्यम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की जा चुकी है और करोड़ों रुपए की राशि से कई स्थानों पर अपने रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्ति बना ली है। और ईडी द्वारा जब मंगलवार को कार्रवाई की गई तो इसकी भनक किसी को भी लगने नहीं दी एवं तड़के होते ही उसके द्वारा यह कार्रवाई शुरू कर दी गई। फ्रांस से आए एक विदेशी मेहमानों के दल ने जब चित्तौड़गढ़ में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां होने वाली शादियों के बारे में जानकारी ली तो उन्हें काफी अधिक आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर किस तरह की शादियां की जाती है और कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाती है। शादियों की इन परंपरा को देखकर यह विदेशी पर्यटक इतने अभिभूत हुए कि वह स्वयं भी ग्रामीणों के साथ नाचने लगे और उन्होंने इन शादियों का जमकर आनंद लिया। 7 समंदर पार फ्रांस से 10 विदेशी मेहमान भारतीय पारंपरिक विवाह में शामिल होने के लिए निकटवर्ती गांव धरोल पंचायत सुखवाड़ा में एक पर्यटन व्यवसायी के पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां की उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके पश्चात अतिथियों ने धनेत कला निवासी गाइड दुर्गेश जोशी के साथ दुर्ग का भ्रमण किया और धनेत कला में हो रही विभिन्न शादियों में जाकर न केवल इन शादियों के बारे में जानकारी प्राप्त की बल्कि इन शादियों के दौरान कौन कौन सी परंपरा निभाई जाती है उसके बारे में भी जानकारी लेते हुए रुचि दिखाई और बाद में वह इन ग्रामीणों के साथ ही इस नृत्य में शामिल हो गए।
फ्रांस से आए यह सभी लोग जाने माने ट्रैवल एजेंट एवं उद्योगपति बताए जाते हैं एवं कुछ दिनों तक चित्तौड़गढ़ में रुकने के बाद मंगलवार को यह फ्रांस के लिए प्रस्थान कर गए एवं इन विदेशी मेहमानों के ग्रामीण क्षेत्रों में आने पर ग्रामीण काफ़ी अधिक न केवल अभिभूत हुए बल्कि इनके साथ फोटो लेने एवं सेल्फी के लिए होड़ मची रही एवं विदेशी पर्यटकों ने भी जमकर धमाल किया और अपने नृत्य से सभी को भाव विभोर कर दिया। एक और जहाँ विदेशी मेहमान और दूसरे और ग्रामीण दोनों का नृत्य और दोनों का तालमेल देखते ही बन पा रहा था। कई ग्रामीण तो ऐसे थे जो कि अपने अनुसार इन विदेशी पर्यटकों को मंच पर नचाने में लगे रहे एवं उनकी बारीकी के बारे में भी जानकारी देने में लगे रहे। बाद में इन विदेशी पर्यटकों ने शादी के दौरान किए जाने वाले इस नृत्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की एवं यह भी जानकारी ली कि शादी का जो आयोजन होता है वह कितने दिनों तक होता है और लड़के और लड़की की शादी में क्या क्या अंतर होता है। मेवाड़ युवा शक्ति के नाम से CLG का गठन किया गया। यह गठन जिला स्तर पर करने के साथ ही थाना स्तर पर भी किया गया एवं इसमें कई युवाओं को शामिल किया गया एवं इसका उद्देश्य यह है कि समय समय पर आम जनता और पुलिस के बीच किस तरह सामंजस्य स्थापित किया जाए वह इस जो गठन किया गया है उनके सदस्यों के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि उदयपुर रेंज के स्तर पर आज एक युवा CLG कार्यक्रम के तहत हमने मेवाड़ युवा शक्ति सभी हमारे सहयोगियों के साथ में एक मीटिंग की है। आज से हम इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए इसको लॉन्च कर रहे हैं और इसमें मेवाड़ युवा शक्ति के जो जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं प्रत्येक थाना स्तर पर 2 युवा CLG के सदस्यों को हमने चयन किया है और ये व्यक्ति हमें विभिन्न सामाजिक सरोकारों में, क्राइम प्रिवेंशन में, अवेयरनेस में, तरह तरह के पुलिस संबंधी योगदानों में सहयोग करेंगे। हमें उनसे यही अपेक्षा है और एक अच्छे संवेदनशील और बहुत अपराध मुक्त समाज की संरचना में ये सभी युवा आज मेवाड़ युवा शक्ति के रूप में हमारे बीच आए। हमने उनसे इंटरेक्शन किया और मैं आने वाले दिनों में इनसे और सहयोग की अपेक्षा करता हूं और अपराध मुक्त समाज बनाने में ये हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में निम्बाड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी मौत को लेकर मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों, समाजजनों द्वारा अन्य पंथ के समीप स्थित कारू कंपनी के बाहर धरना दिया गया एवं प्रदर्शन किया गया। ये लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। मृतक इसी कंपनी में काम करता था। परिजनों ने कंपनी पर काम का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के आह्वान पर देश भर में रेलवे के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंगलवार से 48 घंटे की भूख हड़ताल में शामिल हो गए और उन्होंने यह हड़ताल शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान भारतीय रेलवे के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट पूरे देश के साथ चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर भूखे रहकर गाड़ियों का भी संचालन करेंगे ताकि यात्री परेशान न हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इकाई द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। प्रमुख रूप से परीक्षा आवेदन शुल्क में राहत प्रदान करने, रिविल की फीस कम करने, 2024-25 के रिविल के अटके हुए परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग की गई। इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।